नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। सब राजी खुशी हो। अनवर खान गुड इवनिंग सर। सभी को गुड इवनिंग। परिणाम स्वीकार करो सर लाडले का। बिल्कुल स्वीकार है। अनीता शर्मा गुड इवनिंग। नितेश कोदारा गुड इवनिंग। करण अलावा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सभी को राम राम। जय भीम सर। जय भीम। मनोज चौधरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी को राम राम। सभी को नमस्ते। सभी को जय भारत। वंदे मातरम। परवीन कसवा नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। हाँ, तो साथियों सबसे पहले तो आप ये लाइक करो, शेयर करो। जय भीम। सभी को राम राम। गुड इवनिंग। आर्मी खून पसीना राम राम सर जी। राम राम। सभी को राम राम। आदि चौधरी जाट गुड इवनिंग सर। सभी को गुड इवनिंग। एज अजय गुड इवनिंग। सभी को राम राम। गुड इवनिंग। नमस्कार। सभी राजी खुशी हो। ठीक है, आ जाओ सभी। धर्मपाल पन्नू गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी को राम राम। गुड इवनिंग। नमस्कार। चलो शेयर कर दो एक बार सभी। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार सभी बता दीजिए मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। सर आवाज़ आ रही है? हाँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण करने वाले हैं। भाषा का जो परिचय हम कर रहे हैं उसके अंतर्गत बहुत सारी अच्छी बातें बता रहे हैं। ऑल गुड सर, लेट्स गो। बिल्कुल चलते हैं। चलिए, कल हमने पिछली क्लास में हमने बात जो कर रहे थे कि भाषाओं की बात कर रहे थे। भाषाओं का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में किस रूप में किया गया है। तो मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। बिल्कुल सभी कह रहे हैं आ रही है सर आवाज़, बढ़िया आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि हिंदी को जो है वो राजभाषा के रूप में जो है वो प्रावधान, राजभाषा के रूप में प्रावधान किया गया है। तो ये जो भाषाएं हैं, भाषाओं की प्रावधान की बात करें तो मैं बताता हूँ कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद भाषाओं से संबंधित अनुच्छेदों की बात करें या अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद कितने हैं, तो 11 है। कितने हैं? 11 है। ध्यान रखना, कमेंट में बाद में करूंगा। बिल्कुल। तो ये आज जो है वो कह रहे हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। नारनौलिया सर नमस्कार। नमस्कार। चलो ठीक है, तो अनुच्छेद 11 हैं। बात करें कि 11 कौन कौन से हैं तो मैं बता रहा हूं कि अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343 से 351, ये अनुच्छेद है हमारे संविधान में। कितने अनुच्छेद है? 11। अब देखिए 11 कैसे बोल रहा हूं कि ये क्या है 120, ये क्या है 210, 1, 2 और 343 से 351 जो है वो हो जाते हैं 9। 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11। बिल्कुल। अपना नाम बता दो बेटा, शायद मेरे से पढ़े हुए हो कि सर बेसिक से हाई लेवल ज्ञान के लिए जाने जाते हो। बिल्कुल जाने जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे
जो है ना आसमान में नहीं चढ़ते अचानक, हम धीरे 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 चढ़ेंगे तो ऊंचाइयों पर जो है हम बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल हाई लेवल का भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अनुच्छेद 343। अब बात करें, मैंने कहा था मैंने कहा था कि भारतीय संविधान की बात करें तो ये जो हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में है। समझ रहे हो ना कि हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में ना जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हिंदी जो है किस रूप में मान्यता मिली है हिंदी को, भारतीय संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता मिली है, तो राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। मैं बता दूं, परसों में बता रहा था कि भारतीय संविधान में जब भाषाओं से संबंधित राजभाषा का प्रश्न आया तो ये 14 सितंबर 1949 को ये प्रश्न आया। तो यहाँ पर एक संविधान सभा के एक सदस्य थे, स्वामी गोपाल स्वामी, यहाँ श्री गोपाल स्वामी आयंगर, ये संविधान सभा के एक सदस्य थे। इन्होंने सर्वप्रथम ये प्रस्ताव रखा कि हिंदी को राजभाषा बनाई जाए। मैंने ये भी बताया, बिल्कुल हाँ। तो 14 सितंबर 1949 को क्या बोला कि इसको किसने कहा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा था, तो श्री गोपाल स्वामी आयंगर एक सदस्य थे। इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि हिंदी को राजभाषा बनाई जाए। क्या बनाई जाए? हिंदी को राजभाषा बनाई जाए। बिल्कुल सही है अजय। तो ये 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। अब ये राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी गई, लेकिन एक बात और निकल के आती है कि अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा बनाने की सर्वप्रथम मांग जो है ना हिंदी को, वो बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए देश को अन्य टुकड़ों में नहीं बांटना चाहते थे जो संविधान निर्माता थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा जो है वो नहीं बनाई। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं दी। अब मैंने क्या कहा है कि राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति, राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा, ये एक संस्था है। ये एक संस्था है हिंदी प्रचार समिति वर्धा। इन्होंने संसद को एक सुझाव दिया। क्या दिया? संसद को एक सुझाव दिया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा, हिंदी दिवस मनाया जाए 14 सितंबर को। क्या मनाया जाए? हाँ, राजभाषा का उल्लेख मिलता है सर, बिल्कुल। तो ये इन्होंने एक सुझाव दिया संसद को। क्या दिया? सुझाव दिया हिंदी दिवस मनाने के लिए। किस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के लिए। तो हिंदी दिवस प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और प्रथम बार हिंदी दिवस कब मनाया गया? प्रथम बार हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। क्या बोला है? प्रश्न निकल के आया है कि सर्वप्रथम भारत में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर 1953 को। यह सुझाव दिया था राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा। समझ रहे हो? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल प्रस्ताव रखा था और ध्वनि मत से क्या हो गया था? हाँ, करण लावा कह रहा है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है
और मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो प्रथम बार हिंदी दिवस कब मनाया गया, 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। प्रश्न आता है राजभाषा दिवस, क्या राजभाषा दिवस, अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि महिला सुपरवाइजर 2016 महिला सुपरवाइजर 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था कि राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो सोचिए कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया, तो राजभाषा क्या है, हिंदी। राजभाषा क्या है, हिंदी। और जिस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है उसी दिन राजभाषा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ये तो पर्याय है ना, तो आपको समझना है इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये राजभाषा दिवस ही हिंदी दिवस है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो समझ लीजिए कि ये क्या है, हिंदी दिवस के बारे में पूछ रहा है। तो हिंदी दिवस ही राजभाषा दिवस है। तो राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। कोई समस्या यहाँ तक? बिल्कुल समझ में आ रही है ना? बिल्कुल, हाँ 1953 में, हाँ बिल्कुल सही है बेटा। तो अब आती है बात कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस की बात करें यूँ तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, विश्व हिंदी सम्मेलन की जो शुरुआत है वो 10 जनवरी 1975 को हुई थी। कब हुई थी? विश्व हिंदी दिवस, या हम कह सकते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 10 जनवरी, यानी यहां ये भी कह सकते हैं सम्मेलन की शुरुआत जो है वो हुई थी 10 जनवरी 1975। ये 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, वर्ल्ड हिंदी दिवस डे 10 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। तो ये नागपुर में हुई थी। विश्व हिंदी सम्मेलन सर्वप्रथम नागपुर में मनाया गया, भारत में। और कब मनाया गया? 10 जनवरी 1975 को हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत जो है 10 जनवरी 1975, और 2006 में ये जो है 2006 में ये सर्वप्रथम 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन बनाया गया था। तो अब से आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी सम्मेलन सर्वप्रथम कब मनाया गया था, तो ये सर्वप्रथम 10 जनवरी 2006 में, है ना, 10 जनवरी 2006 में। तो नागपुर महाराष्ट्र में है और वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। तो ये डीपली है, थोड़ा सा हाई है कि सर्वप्रथम कब मनाया गया, क्यों मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत है वो 10 जनवरी 1975 को हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत के नागपुर में। तो वहीं से ये जो है परंपरा चल पड़ी। तो 2006 में सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। तो ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल। मनीषा सारस्वत, राधे कृष्णा सर जी, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। सभी को राम राम, गुड इवनिंग। तो बिल्कुल आ जाओ। समझ में आ रहा है क्या? ये बताओ कि ये जो कक्षा आपके लिए जो विशेष तौर से ये लाइव क्लास लेकर, लाइव सेशन जो लेकर आ रहे हैं, क्या ये कारगर सिद्ध होएगा कि नहीं होएगा, है ना? बिल्कुल। अगर आप विश्वास से लगाओगे तो बिल्कुल एक प्रश्न भी ऐसा नहीं होगा जो आपके पेपर में नहीं आए, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं न बताऊं और वो पेपर में आ जाए। हाँ, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ हाँ, यस सर, बिल्कुल नितेश गोदारा, बिल्कुल सही है। तो अब बात करते हैं हम संविधान में क्या क्या है उल्लेख। तो यहाँ बात करें संविधान में उल्लेख जो है वो किस रूप में हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर संविधान की बात करें
तो अनुच्छेद जो है, देखो अनुच्छेद की बात करें ना तो ये अलग अलग दो भागों में अनुच्छेद जो है, जितने भी 11 अनुच्छेद है, इनको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो 120 और 210 जो है ना, वो सामान्य जनता के लिए नहीं है। वो जो विशेष जो लोग हैं, विशिष्ट लोगों के लिए ही भाषा का प्रावधान किया गया है। विशिष्ट लोगों के लिए भाषा का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 में किया गया है। लेकिन सामान्य जनता के लिए अगर बात करें, सामान्य जनता के लिए जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 343 से 351 में। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हाँ, बायोलॉजी बाई सुकराज बाकोलिया, लेक्चरर बायोलॉजी, बिल्कुल स्वागत है भैया, और बिल्कुल अच्छा लगा आपको, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल बिल्कुल टीचिंग मेथड गुड है, बिल्कुल बस यही चल रहा है ना। चलो देखते हैं। मैंने कहा कि अनुच्छेद 120 जो है ये भी भाषा से संबंधित है। जैसे मैंने क्या कहा था कि मैंने क्या कहा था कि भाषाओं से संबंधित भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 120 है, अनुच्छेद 210 है और अनुच्छेद 343 से 351 है। लेकिन अगर बात करें कि 120 में क्या कहा गया है, 210 में क्या कहा गया, तो मैंने कहा है कि 120 और 210 ये हमारे देश के विशिष्ट लोगों के लिए भाषाओं का प्रावधान किया गया है। विशिष्ट कैसे हैं और सामान्य जनता कैसे है, तो मैं बता रहा हूं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा है 120 है वो संविधान का भाग 5 है और उसमें कहा गया है कि संसद में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान, संसद में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान, संसद में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 120 में किया गया है। तो संसद में जो प्रयुक्त भाषा होगी वो हमारे सामान्य जनता के लिए तो नहीं है ना। मैं क्या बोल रहा था कि कैसे बोला गया है इसमें कि संसद में जो सदस्य चुन के जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि जो संसद में चुन के जाएंगे, संसद में क्या होएगा, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहां पर एक होगा लोकसभा अध्यक्ष या राज्य सभापति होगा। जब वहां पर कानूनी संबंधी बहस चलती है, वहां जब संसद का कार्यक्रम चल रहा होता है, तो वहां पर जो प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वो हमारी समस्याओं से हमारे मुख्य नेताओं को अवगत कराते हैं। तो वहां पर मैंने कहा है हाँ, तो वहां पर जितने भी सदस्य हैं अपनी बात कैसे रखेंगे, तो वहां पर 3 प्रावधान किए गए हैं। कितने प्रावधान किए गए? 3 प्रावधान है। मैंने कहा क्या कहा गया है कि संसद में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान है और इस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत 3 प्रावधान है। कितने प्रावधान किए गए हैं? 3 प्रावधान किए गए हैं। तो समझ लेना 3 प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 120 का भाग 1 कहता है कि संसद में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा, हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। देखिए, आपको शब्दों की तरफ ध्यान देना है कि प्रयोग करेगा, क्या प्रयोग करेगा। 3 प्रावधान है। बिल्कुल, लोकसभा राज्यसभा जो है वो संसद का निर्माण करती है। संसद में भाग लेने वाले जितने भी सदस्य हैं, तो ऐसे है ना, हमारे देश के कोने कोने से सदस्य जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कोई महाराष्ट्र से गया, कोई
राजस्थान से गया, कोई पंजाब से गया, कोई मणिपुर से आया, तो ऐसे तो जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके विचार सुन सुनकर पागल हो जाएगा अगर वो भिन्न भिन्न भाषाओं का, अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करेंगे। पंजाबी वाले कहेंगे कि साड़ी समस्याओं भी सुनो, राजस्थानी वाले राजस्थान वाला कहेगा कि हमारी भी समस्या सुनो। अब वो इतना तो बहुभाषी नहीं होगा लोकसभा का अध्यक्ष या राज्य सभापति। उनके लिए प्रावधान 3 किए गए। मैंने कहा कि ये कंपलसरी हो गया। ये क्या हो गया? कंपलसरी, कि इस संविधान के अनुच्छेद में ये कहा गया है कि अगर कोई सदस्य यहाँ पर अपने विचार प्रयुक्त प्रकट करेगा तो केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा, इसके लिए इसके अलावा कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसकी बात करें बिल्कुल, हाँ बात करेंगे राज प्रजापति, बात करेंगे, सारी बात करेंगे कि अनुच्छेद 1963 में क्या कहा गया था और सारी बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा है कि अब अन्य सदस्यों के लिए तो ये क्या हो गई भाई, अलग बात होगी, ये तो नाइंसाफी हो गई। जिसको हिंदी नहीं आई तो फिर वो क्या लेने गया भाई? गोटे लेने थोड़े गया है कि मूंगफली के गोटे मिल रहे हैं, चलो है ना, चलो वहाँ खा के आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो सभी के लिए जो है समान अधिकार है। तो उन्होंने कहा कंडीशन दूसरी आ गई। कंडीशन क्या आ गई? दूसरी आ गई। तो ये कंडीशन क्या है? वो कहता है कि अगर दूसरा प्रावधान ये कहता है कि आगामी 15 वर्षों तक, आगामी 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक मतलब 1965, क्योंकि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो उन्होंने 15 वर्षों की छूट दी गई कि आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। अब मैंने कहा कि यहां पर कर सकता है, ये ऑप्शन दे दिया उसको। यहां पर कंडीशन अप्लाई हो गई कंपलसरी कि हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर दिक्कत आई कि जिनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती तो वो अपने विचार है वो किस भाषा में रखेंगे। तो ध्यान रखना, उनके लिए ये विशेष प्रावधान किया गया कि आगामी 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकता है। लेकिन देखिए, ये 15 वर्षों की शुरुआत में ये जो है वो 15 वर्षों की अवधि जो है रखी गई थी। लेकिन ये अनुच्छेद की बात करें तो 15 वर्षों की अवधि रखी गई थी। लेकिन 10 मई 1963 भारतीय राजभाषा अधिनियम, भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। अगर बात करें कि आपसे पूछा जाए कि भारतीय राजभाषा अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ, तो 10 मई 1963। कब हुआ? कि क्योंकि 15 वर्षों की जो अवधि है वो समाप्त होने वाली थी, क्योंकि जो है वो 1965 में समाप्त हो जाती। इसलिए 10 मई 1963 को जो है प्रथम राजभाषा अधिनियम पारित हुआ और उसमें ये निर्णय किया गया कि अब अनिश्चित समय के लिए क्या किया गया, ये जो 15 वर्षों की अवधि है, 15 वर्षों की अवधि को अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दी गई। ये 15 वर्षों की जो अवधि है वो अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दी गई कि अब 15 वर्षों की नहीं है, कि जैसे ही हमारी हिंदी भाषा विकसित हो जाएगी तब ये अवधि जो है ये हटा देंगे। लेकिन उन्होंने अनिश्चित अवधि नहीं बताई कि आगे 10 साल के लिए और बढ़ा दे तो फिर वो दिक्कत और आ जाती, 10 साल के बाद और अधिनियम पारित होता, फिर 10 साल और बढ़ाते।
हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सभी बात है, मातृभाषा, बिल्कुल। परवीन कशवा, हाँ। तो अब क्या बात आती है कि फिर क्या हुआ कि ये जो है ना 26 जून 1965 के बाद भारत में द्विभाषीय या कह सकते हैं द्विभाषिक स्थिति जो है लागू है। ध्यान रखना, द्विभाषिक स्थिति का मतलब क्या है। द्विभाषिक स्थिति का जो है वो लागू कब हुई? 26 जून 1965। तो द्विभाषिक स्थिति का लागू होना का मतलब है कि अब कोई भी कार्यालय है, कोई भी हमारी संस्था है, उसमें दो भाषाओं का जो है प्रयोग होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का। तो भारत में बिल्कुल बात करेंगे, बीजी खेर की भी बात करेंगे, राज प्रजापति, अनु पगा लागू गुरुदेव कैसे हो, आई होप ऑल गुड, बिल्कुल ऑल गुड। इतनी तो अंग्रेजी आती है ना, इतनी तो अंग्रेजी आती है मेरे को, ऑल गुड है ना, बस सब बढ़िया है, सब मौज है ना। पहले तो ये बताओ आपको समझ में आ रही है कि धीरे तो नहीं पढ़ा रहा ना? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हिंदी की और बात कर रहे हैं भारत की। अब्बू धाबू की बात हम बाद में करेंगे अगर टाइम मिला तो, है ना। हिंदी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिंदी केवल भारत में बोली जाती है। वो अलग बात है कि भारत के कई राज्य हैं वो जिनमें हिंदी का बोलबाला नहीं है। बिल्कुल अच्छी लग रही है क्लास, है ना। कईयों के मन में आता है कि सर धीरे धीरे, क्योंकि ये धीरे धीरे वाली बात है, हम धीरे धीरे ही करेंगे, है ना। क्योंकि फिर अपने स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाकर जाना कहाँ है हमें, है ना। मेरा तो फार्मूला ऐसा है। अच्छा थोड़ी स्पीड लो सर, है ना। स्पीड तो क्या है, थोड़े मेरा गला जो है ना थोड़ा सा खराब है, क्योंकि लगातार क्लास की वजह से थोड़ा सा मेरा दुख रहा है। इस वजह से मैं थोड़ी सी आवाज़ को धीरे भी बोल रहा हूँ और आराम से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तरोताज़ा हो गया तो स्पीड बढ़ा दूंगा। स्पीड मेरी हो जाएगी जब लगभग 50-60-100 के लगभग जो है लाइव आने लग जाएंगे। हाँ चलो अभी क्या हुआ, चलो स्पीड खींचते हैं। तो ये मैंने क्या कहा कि ये जो है ना भारत में द्विभाषिक स्थिति 26 जून 1965 के बाद है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ देखिए, ये मैंने क्या कहा, 3 प्रावधान है। संसद में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा, और दूसरा प्रावधान किया गया कि आगामी 15 वर्षों तक हिंदी का भी अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकता है। अब मैंने क्या कहा है कि ये बता दी, और अनुच्छेद 300-120 के भाग 3 में कहा गया है। अब समस्या ये आ गई कि हमारे देश का संविधान कहता है कि अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। अब जिस व्यक्ति को न तो हिंदी बोलनी आती और न ही अंग्रेजी आती हो, तो वो फिर क्या लाने गया भाई, फिर अपनी भाषा में वो क्या टेंट सी लाने गया है? उसको बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसको हिंदी भी नहीं आती और उसको अंग्रेजी भी नहीं आती। फिर उसको बहन हिंदी और अंग्रेजी तेरे को आती है तो तू विचार प्रकट कर सकता है, अगर नहीं आती है तो तू रहने दे, तू बैठा रहे, तेरे को तनख्वाह मिलेगी, बस ठीक है। भाटी सर का फैन लोकेश ढील पगा लागो सर, बिल्कुल लागो थाना पगा लागण जोगा रख है। बिल्कुल गुरुओं का आदर करोगा तो आराम चलन दो सर, चलो ठीक है। तो बिल्कुल, तो वो मैं क्या कह रहा था कि फिर वो जो जिसको हिंदी नहीं आती, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, वो क्या टेंट सिलाने गया है क्या? तो टेंट सिलाने तो नहीं गया है ना। तो मैं कह रहा था कि उसके लिए प्रावधान किया गया है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष
अध्यक्ष या राज्य सभापति चाहे, लोकसभा अध्यक्ष या राज्य सभापति चाहे तो किसी भी सदस्य को मातृभाषा में विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। अब तीनों कंडीशन जो है, बिल्कुल कोई बात नहीं, लोकेश लेट हो गया था। हाँ, सरिता इंसा नमस्ते सर, नमस्कार। मुर्गा बंजर लोकेश, हाँ। टिंडसी हमारे खेत में है सर जी, आ जाओ ले जाइयो। गुरुजी टाइम कोनी टिंडसी, शाम ने रोटी मिल जाए भाई बहुत है बेटा। ना ना मुर्गा तो छोटा है, जद भी बन से बनता, छोटा जद बनता। चलो ठीक है। तो क्योंकि इस संसार में है ना भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, और आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो आनंद आता है, आनंद आता है ना, आनंद आता है। क्योंकि थोड़ा सा मैं थका हुआ हूँ, आपको लग भी रहा होगा, एनर्जी नहीं रही है मेरे में आज, तो उसकी वजह से थोड़ा सा, हाँ, जिस दिन एनर्जी होगी तो मैं बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। बिल्कुल विशाल सिंह राजपूत सर, आज 6 बजे, बिल्कुल रोजाना 6 बजे होगी। 50 रुपया किलो हो रही है। बिल्कुल ये बातें करेंगे बेटा, करण अलावा बातें करेंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो तीसरा ही दिन था, चौथा ही तो दिन है। बहुत सारी बातें करेंगे, आपको लगेगा कि बस हिंदी है ना, हिंदी में अब कुछ नहीं रहा है ना, हिंदी में कुछ भी पूछ ले हमसे, हाँ, हमसे नहीं छूटेगा वो, बिल्कुल। हाँ, थाना बड़ा टिंडसी का भागो पता है 30 रुपया, या वो क्या 50 रुपया, और क्या 3। हाँ, कहता नहीं कि बटके तू टिंडसी लेने गयो, तो बिल्कुल आ टिंडसी बटे कोई आम लेने भी गयो, बट और भी केस कर नहीं। हाँ, लेकिन कहना रहा कह दियो टिंडसी लेने गए होके। चलो, तो अब देखो तीनों प्रावधान हो गया कि हिंदी का प्रयोग करेगा, जिनको हिंदी नहीं आती तो वो अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। और अब जो रह गए, अब देखो ये विवेक पर काम करता है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभापति के विवेक पर काम करता है कि अगर उनको लगे कि ये जो फलाना सदस्य अनुमति मांग रहा है अपनी मातृभाषा में विचार प्रस्तुत करने की, तो मान लेते हैं कि अगर उनको पता है कि नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर उनको ऐसा लगे कि इसको तो हिंदी आती है और अंग्रेजी आती है, तो फिर उसको मातृभाषा में विचार प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? वो विवेक पर काम करता है कि वो दे या नहीं दे। बिल्कुल, बिल्कुल करवा रहे हैं, हिंदी करवा देंगे, पढ़ा दूंगा, करवाऊँ कोने में, ठीक है। थे वो बात छोड़ दो कि हिंदी करवा दो, हिंदी कौन करवाऊँ, हिंदी पढ़ा दूंगा मैं, है ना। हाँ, हिंदी पढ़ा दूंगा, करवाऊंगा नहीं। हाँ चलो। तो हिंदी करवाओगे? कई बार जवानी कसर थे हिंदी करवाशो के ना नाम होगा, हिंदी पढ़ाशो मैं, हिंदी करवाऊँ को नहीं। हाँ। तो इन्हें ध्यान दे लो। चलो आगे देखते हैं। ये अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 210 ये भाग 6 में है। ये क्या कहता है कि आपको केवल 120 याद हो गया तो 210 भी याद हो जाएगा। 120 में कहा गया है संसद में, और यहां कहा गया है राज्य विधान मंडलों में। राज्य विधान मंडलों में प्रयुक्त भाषा।
ये राज्य विधानमंडल जो है कि जैसे राज्यसभा राजस्थान की विधानसभा है, हरियाणा की विधानसभा है, पंजाब की विधानसभा है, ये जितनी भी विधानसभाएं हैं राज्य विधानमंडल है, वहां पर भी भाषाओं का प्रावधान जो है कौन सा होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि अनुच्छेद 210 ये कहता है कि राज्य विधानमंडल है हमारे भारत के, तो वहां पर जो उनमें जो है वो प्रयुक्त भाषा कौन सी होगी, सेम टू सेम यही होगी, सेम टू सेम यही होगी, यही रिपीट होगी कि विधानसभा या राज्य विधान में मंडल में भाग लेने वाला, इसमें भी 3 प्रावधान है। कितने प्रावधान है? इसमें भी 3 प्रावधान है। कितने प्रावधान है? 3 प्रावधान है। मैं शॉर्टली यहां बताता हूं, 3 प्रावधान है। एक में है हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा, हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। लेकिन इससे पहले क्या जोड़ा गया है कि राज्य विधानमंडल में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। किस भाषा का प्रयोग करेगा? हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। लिखा गया है राज्य विधानमंडल, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप भाटी लेट हो गया सर, कोई बात नहीं बेटा, आ तो गयो, कोई बात। बिल्कुल राज्य विधानमंडल, बिल्कुल यही बात है, सही बात है। राज प्रजापति कह रहे हैं कि सर वही बात है जो पहले कही गई, सेम प्रावधान है, लेकिन एक चेंजिंग करनी है कि केवल वहां पर लिखा गया है संसद में प्रयुक्त भाषा और यहां करना है राज्य विधानमंडल। दूसरा प्रावधान क्या है कि आगामी 15 वर्षों तक, क्या आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। किसका? अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। ये दूसरा प्रावधान है। लेकिन इनसे पहले जोड़ना है कि राज्य विधानमंडल में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी की भी सहायता ले सकता है, अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है। और तीसरा प्रावधान क्या है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद का सभापति चाहे तो उसको मातृभाषा में अनुमति, मातृभाषा की अनुमति जो है वो दे सकता है। मातृभाषा की अनुमति जो है वो दे सकता है, कर सकता है, करेगा। इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा, 15 वर्षों तक कर सकता है और ये अनुमति दे सकता है ना। एक वाक्य में बता रहा हूं हमेशा। बिल्कुल मैं कह रहा था कि अपने 2014 के अंतर्गत बीकानेर के सांसद श्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने संसद में शपथ लेने के लिए, राजस्थानी भाषा में शपथ लेने के लिए जो है अनुमति मांगी थी। लेकिन तत्कालीन जो लोकसभा का अध्यक्ष जो है उन्होंने अनुमति नहीं दी। अब नहीं दी, क्यों नहीं दी तो उनका विवेक काम करता है, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली थी कि आपको विधान जो है आपको जो शब्द ले लो आप हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में से कर सकते हो, आपको मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये बातें हैं यहाँ पर। अब ये तो हो गई 210 और 120, याद रह जाएगी बात, तो मेरे साथ साथ बोलो। 120 में क्या है कि संसद में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान है, और इस प्रावधान में क्या कहा गया है कि 3 प्रावधान किए गए हैं। 3 कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? 1 नंबर प्रावधान ये किया गया है कि संसद में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। दूसरा प्रावधान ये कहा गया है कि आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकता है। लेकिन ये आगामी 15 वर्षों की स्थिति जो है वो कब तक लागू रही? तो 10 मई 1963 को भारतीय राजभाषा अधिनियम जो है पारित हुआ, और उसमें ये कहा गया कि ये 15 वर्षों की अवधि जो हटा दी गई है, अनिश्चित समय के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है वो करता रहेगा।
और 26 जून 1965 के बाद जो है भारत में द्विभाषीय स्थिति जो है वो लागू है। आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पर 2 भाषाओं में, कार्यालय का नाम ही 2 भाषाओं में लिखा मिलेगा आपको, एक हिंदी में लिखा मिलेगा और एक अंग्रेजी में लिखा मिलेगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक या SBI बैंक और नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भी लिखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। तो ये सारी कुछ यहाँ पर मिलेगा। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा। एक तो आप शेयर कर दिया करो। चलो, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यही प्रावधान 120 में कहा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अनुच्छेद अब जन सामान्य के लिए जो है वो है अनुच्छेद 343। ये राजभाषा का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? राजभाषा का प्रावधान है। क्या अनुच्छेद 343 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है? आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 343 भाग 17 और अनुसूची 8वीं है। अनुसूची कौन सी है? 8वीं है। ये पिछली क्लास में मैंने नहीं, हिंदी नहीं आती है लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में ही प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, राष्ट्रपति है तो उनको मातृभाषा में थोड़े करवाएंगे। हम बात कर रहे हैं संसद में भाग लेने वाले सदस्य जो उनकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और संसद में जो शपथ दिलाई जाती है वो बिल्कुल हाँ, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, यह अनुच्छेद 343 ये कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी या संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये इसमें भी 3 प्रावधान है। कितने प्रावधान है? 3 प्रावधान है। ध्यान रखना कि अपने रट के जाएंगे क्या कि हिंदी भाषा को राजभाषा जो है वो बनाया गया। तो अनुच्छेद 343 में अनुच्छेद क्या प्रावधान 3 है, तो अनुच्छेद 343 भाग 1 कहता है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। हिंदी संघ की राजभाषा होगी। संघ का मतलब भारत राज्यों का संघ है। नमस्कार आरती शर्मा, नमस्कार सर, नमस्कार सभी को, बिल्कुल राधे राधे। 6 बजे क्लास होती है तो रोज़ाना आपको कहने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि ऐसे ना फॉर्मेलिटी औपचारिकता नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर आप क्लास लगाते हो तो बिल्कुल रेगुलर यानी निरंतरता रहनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। और ये धीरे धीरे मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, है ना। आज की बात नहीं है, डेली रूप से यानी निरंतर जो है आप पढ़ते रहिए। जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वो भी आपको आप पढ़ सकते हो, वो रेगुलर अपना रिवीजन कर सकते हो, बिल्कुल। ये जो है अनुच्छेद 343 भाग 2 कहता है कि राष्ट्रीय लिपि, भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी। क्या होगी? देवनागरी होगी। ये ध्यान रखना कि भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 के भाग 3 में 2 में कहा गया है। ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाए, बिल्कुल कोई बात नहीं, बाद में लेते हो तो कोई बात नहीं, बाद में टाइम नहीं मिलता तो रिकॉर्ड क्लास भी देख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लाइव ही आया करें। अनवर खान, गुड इवनिंग सर। अनवर खान, लेट हो जाते हो, हर बार आप रह जाते हो। हाँ, फिर कहते हो सर या मुझसे पढ़ने का कोई अपना भाग ही नहीं लिखा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और अनुच्छेद 343 भाग 3 में कहा गया है कि अंकों का
अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा? अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा कौन सा? 1 2 3 4, ये अंतरराष्ट्रीय रूप है। तो जो भी अंकों का प्रयोग होगा वो अंतरराष्ट्रीय रूप जो है वो होगा। तो अनुच्छेद 343 एक भाग कहता है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी, कि हिंदी के यानी भारत के जितने भी राजकीय यानी सरकारी काम जो होगा वो केवल हिंदी भाषा में होगा। ये अलग बात है कि अंग्रेजी जो है सहयोगी भाषा के रूप में जारी है। और दूसरी बात, अनुच्छेद 343 भाग, क्योंकि कई बार ऐसा आ जाए ना कि हिंदी का राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है और वहां आ जाए अनुच्छेद 343 1, अनुच्छेद 343 2, अनुच्छेद 343 3, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, गुड इवनिंग। हाँ, सभी को राम राम। इंटरनेशनल मानक जो होगा वो होगा, बिल्कुल बिल्कुल कर दिया करो, ठीक है। हाँ, ये है। अब बात करें देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि जो है वैज्ञानिक लिपि है। क्या है? वैज्ञानिक लिपि है। और इस देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी खूबी या विशेषता ये है कि देवनागरी लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा और सुना जाता है। समझ रहे हो ना? जैसे मैं पै बोल रहा हूं तो पै ही बोला जाएगा, पै सुना जाएगा और पै लिखा जाएगा। जैसे बोला जाता है वैसे ही समझा और पढ़ा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर ध्यान रखना कि देवनागरी लिपि में 5 भाषाएं उल्लेखित है, जिसमें एक है संस्कृत, एक है हिंदी, एक है मराठी, कोंकणी और है नेपाली। ध्यान रखना, ये 5 भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्योंकि इन 5 भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हम ऐसे सोच रहे हैं कि केवल हिंदी की लिपि देवनागरी है, केवल हिंदी की लिपि देवनागरी नहीं है। ये जो 5 भाषाएं हैं इनकी लिपि भी देवनागरी है, इनकी लिपि भी देवनागरी। बिल्कुल, देवनागरी एक ऐसी लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, ये बाकी की जितनी भी भाषाएं नहीं है वो बोलियां लिख रहे हो राज प्रजापति। हाँ, वो बोलियां लिख रहे हो। गढ़वाली, बोडो, ये जो है ना पहाड़ी, जो है ना पहाड़ी जो है भाषाओं की जो है ये बोलियां हैं। लेकिन भाषाओं की बात करें तो केवल ये 5 भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो बिल्कुल 5 बजे 6 बजे अपनी लाइव क्लास आती है। तो बिल्कुल ये क्लास जिन्होंने नहीं देखी है तो दोबारा देख ले, बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है। प्रश्न यहाँ से उठते हैं, कहते हैं कि रीट में नहीं था, लेकिन रीट जो सेकंड पारी में था 23 तारीख को वहाँ पर पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था यहाँ संविधान से। तो बिल्कुल हाँ, तो आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि रोज़ाना 6 बजे आएँ, क्लास को सबसे पहले लाइव शेयर करें और अपने साथियों को भी पर्सनली बोला करो व्यक्तिगत रूप से कि आए और हमारी क्लास देखा करें। बिल्कुल आनंद आता है और स्पीड में पकड़ लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो दूसरी लाइव क्लास का समय हो गया है, अपनी एप्लीकेशन है ज्ञानगढ़ ऐप, उस पर भी लाइव आते हैं। तो वो भी आपने जिसने अगर वो खरीदना चाहता है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहता है, तो वहाँ वो भी आप खरीद सकते हो। और ज्ञानगढ़ ऐप ऑफर चल रहा है तो वहाँ पर भी लाइव होने वाला हूँ अभी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सभी राजी खुशी रहो, ठीक है। चलो ठीक है फिर।